गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या चालू किए ना? अरे हम भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रखते। एक एक्स्ट्रा पेन है तो दे दो। आज ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। हम लोग को भारत से जो भी सीखना होगा आज हम लोग सीख लेंगे, ठीक? कल से बिल्कुल पढ़ाएंगे। भारत से नहीं सीखेंगे, बुक से सीखेंगे। चलो इसको नीचे ले आते हैं हम, कोई बात नहीं। अरे छोटा भी हो गया है शायद। चलो रहने दो। कै नंबर तक हम लोग पढ़ लिए थे? 23 तक ना? 22 तक। 22 हो गया था, 23वां पढ़ना था ना। ये है 22। देखते हैं। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषा, भाषा विज्ञान अभी तक जो निष्कर्ष निकाला है, सहायता के बिना प्रयत्न, ये हो चुका है ना। विश्व में अपना वास्तविक स्थान, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है, ये हो चुका था। यहाँ से पढ़ना है। चलिए देखते हैं कि मैक्स मूलर जी आगे क्या बताते हैं हम लोग को। हम सब पूर्व से आए हैं। कहाँ से आए हैं? पूर्व से। जैसे कि जो पृथ्वी है वो तो गोल है, तो उसमें पूर्व और पश्चिम का कोई मतलब बनता नहीं। लेकिन पढ़ने के लिए अब किसी गोल चीज को तो आप अध्ययन कर नहीं सकते। मान लो इस तरह से कोई गोल है तो इसका अध्ययन तो कर नहीं सकते। तो इसलिए पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, उसकी बाहरी जो आवरण है उसका अध्ययन करने के लिए एक मैप। अब गोल मैप कहाँ से बनेगा? तो गोल मैप नहीं बन रहा था, जिसके वजह से अगर पृथ्वी ऐसे तो उसको एक जगह से फाड़ा गया ऐसे। तो अब ऐसे मतलब एक्चुअल में नहीं फाड़ा गया, एक इमेजिनरी लाइन के तहत एक ऐसे बना दिया गया ताकि अब इस पर समझ में आए। तो इस साइड मान लो कि हम लोग हैं, भारत एशिया है जो पूर्व में पड़ता है। किधर पड़ता है? पूर्व में। और इस तरह से ये किधर हो गया? पश्चिम में। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ये सब कहाँ हो गया? पश्चिम में हो गया, ठीक है। एक्चुअल एक इमेजिनरी लाइन के तहत यहाँ से हटा दिया गया, ठीक। इमेजिनरी लाइन मतलब आभासी लाइन, एक्चुअल में पृथ्वी को नहीं काटा गया है, ठीक है। क्योंकि एक मैप बनाने के लिए इस तरह से कर दिया गया। जरूरी नहीं कि आप यहीं से फाड़िएगा, यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस साइड से निकालिए चाहे इस साइड से। एक इमेजिनरी लाइन ही तो बनाना है ताकि पढ़ने में आसानी हो, उसका मैप बना सकते हैं हम, ठीक है। नहीं तो ऐसे अगर रहेगा तो कौन सा गोल आएगा भाई वो तो ग्लोब रहेगा, फिर पेज पे नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए तो वो कह रहे हैं कि हम सब पूर्व से हैं। वो जो है इंग्लैंड के हैं, तो अभी फिलहाल वो किस में पढ़ते हैं? पश्चिम में पढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग भी कहाँ से आए हैं? पूर्व से आए, यानी भारत के तरफ से ही आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है। कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, जो भी मूल्यवान है, वो सब कहाँ से मिला है? पूर्व से ही मिला है, यानी भारत की तरफ से ही मिला है। और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद न भी हो, तो भी यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है। यानी कहा यह जा रहा है कि जो पूर्व हैं, हम लोग हैं, भारत हो गया, चीन हो गया, इधर पूर्वी समझ जाइए कि एशिया में जो आता है वो सब पूर्व बोला जाता है, और यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब कहाँ जाता है? पश्चिम में चला जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई, देखो पूर्व से मिला है, पूर्व को पहचान लेने से, यानी पूर्व को पहचानने से प्रत्येक व्यक्ति जिसने इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है,
मतलब अगर पूर्व को आप जानते हैं, भारत की तरफ अगर आप भारतीय लोगों को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, तो इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ न कुछ आपको लाभ जरूर होगा अगर भारत के बारे में जानते हैं तो। भले ही वह प्राच्य विद्या विशारद न हो, भले ही वह एकदम एग्जैक्ट नहीं हो, एकदम अच्छे से आप नहीं जानिए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको लाभ जरूर हो। जैसे मान लो हम लोग अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं कुछ, तो पूरा एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि कब शुरू हुआ। कुमार गुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। कहा यह जाता है कि 6 महीने तक जलता रहा था वो। अब उसके पीछे रीजन ये है कि उस समय जिस समय जलाया गया था 1912 के समय में, 1912 नहीं 12वीं शताब्दी के समय में, तो उस समय में ये आज का जो कागज है इस प्रकार का कागज नहीं था। उस समय मोटा मोटा कागज था जिसको पांडुलिपि बोला जाता है। पांडुलिपि जानते हो? पत्ता पे जो लिखा है ना, मोटा मोटा पत्ता पे, हाँ, तो पांडुलिपि। अब कोई चीज़ अगर मोटा है तो बहुत देर तक जलेगा। ये आज का जो कागज है वो तुरंत जल जाता है, और अगर वही लकड़ी हो तो थोड़ा देर तक जलेगा। तो उस समय पांडुलिपि था तो बहुत देर तक, बहुत दिन तक जला होगा। अब कोई कहता है 3 महीना तक जला था, कोई कहता है 6 महीने तक जला, पता नहीं। अब और वो इसलिए ध्वस्त कर दिया था क्योंकि एक बार क्या हुआ कि उसके घर में कोई बीमार हुआ। बख्तियार खिलजी का शासक कौन था? बख्तियार खिलजी तो सेनापति था, शासक का नाम बताओ। नहीं पता? अरे बोलो तो, किसी को नहीं पता? छोड़ो, कोई शासक था तो वो ना बीमार पड़ गया, किसी वजह से वो बीमार पड़ गया। सुनो, ऐसा कहानी है, अब एग्जैक्ट तो हमको भी नहीं पता है, ना हम किसी बुक में पढ़े हैं, बस हम भी सुने हैं, तुम लोग को भी सुनाते हैं। तो एक बार ये हुआ कि वो ना बीमार पड़ गया, तो बहुत सारे डॉक्टर, वैद्य, जो भी मौलवी ये सब होते हैं, सबसे दिखाया, लेकिन उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ। एक बार उसको पता चला कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्य हैं जो कोई भी बीमारी हो उसको मिनटों में ठीक कर देते हैं, एकदम अपने जड़ी बूटी से ही ठीक कर देते हैं वो। तो बुलाया गया उनको, दरबार में आए, और वो बोले, जो बीमार था वो शासक था, तो वो बोला कि हम आपका कोई दवा नहीं खाएंगे, कुछ भी आपका दिया हुआ हम नहीं खाएंगे, लेकिन मेरा तबीयत ठीक करके बताइए, तब हम मानेंगे कि हाँ आप वास्तव में ज्ञानी हैं, वास्तव में आचार्य हैं। तो वो जो शासक था वो तो मुस्लिम था, तो जो आचार्य थे वो पूछे कि आप कुरान तो पढ़ते होंगे? तो कुरान पढ़ते हैं? तो हाँ कुरान तो पढ़ते हैं शासक। तो आपको रोज़ दिन कुरान का एक पेज पढ़ना है, लेकिन वो कुरान हम देंगे आपको, हम जो कुरान का बुक देंगे आपको वो पढ़ना है। तो वो मान गया कि कुरान ही तो है, मुस्लिम में कुरान पवित्र ग्रंथ है, तो कुरान का एक पेज रोज़ दिन पढ़ना है। तो वो जो आचार्य थे वो कुरान उनको दिए, अगले दिन वो रोज़ दिन एक पेज कुरान पढ़ें, और बोले थे कि 15 दिनों के अंदर आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, और वास्तव में 15 दिनों के अंदर वो कुरान पढ़ने से उनका तबीयत ठीक हो गया। अब सब आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर ऐसा हो क्यों गया। तो फिर से बुलाया गया उस आचार्य को कि आखिर आप क्या जादू किए हैं कि तबीयत ठीक हो गया, जो बीमार पड़े हुए थे अब वो पूरा तरह से ठीक हो गया, आखिर ऐसा क्या जादू है, बताया जाए, नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा। पहले उस समय के समय में इसी प्रकार का सजा मिलता था, सर कलम कर दो, दीवार में चुनवा दो, ये सब। तो वो बोले कि जब आप बोले कि हमारा कोई भी दवा आप नहीं खाइएगा, तो वो जो दवा था, जो जड़ी बूटी था, उस कुरान के हर एक पेज पे उस जड़ी बूटी का हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेप लगा दिए थे, जो कि दिखे नहीं। थोड़ा थोड़ा मात्रा में उसका क्या लगा दिया गया था? लेप लगा दिया गया था। आराम से, ओए साइलेंस, हद करता है। लेकिन देखो अंदाजे नहीं मिलेगा। हमको लग रहा है ना घरे से पिटा के आया है ये, दिमाग इसका हिला हुआ है, दिमाग हिला हुआ है।
रजिस्टर नहीं हो पा रहा है। टेढ़ा हो गया। अब बताओ, इतना अच्छा कहानी बता रहे थे। एक सेकंड, अब पहले डिस्टर्ब किया है तो उससे कुछ सवाल कर लेते हैं। करो। लेट काहे हुआ? कौन काम? चुप रहो। तुम जब गेट पर था तो ध्यान कहाँ था? तुमको बोले हम अंदर आने के लिए, ऐसे किए थे? आने के लिए बोले थे कि रुकने के लिए बोले थे? तुम देखा था मेरे हाथ पे? जब तुम आए, तुम देखता तो तुम उसमें टकराता ही, तुमको ये नहीं दिखा था? साइलेंस। कहाँ ध्यान था? ऐसा कौन काम था जो कोचिंग से ज्यादा जरूरी था? अगर जरूरी था तो पहले करो। पहले मंडी जाना था तब तो पहले धो लिया करो। 7 बजे से निकला से जी, कितना टाइम लगता है? क्या गो है? 5 गो? 1 गो चाहे 2 गो होगा? 2 गो है? 2 गो तो 2 गो में आधा घंटा भी अगर टाइम लगता है तो 1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आधा घंटा तो नहीं है लगता है। सवेरे नहीं, क्या बात करता है तुम? अरे सुबह 5 बजे के बाद शाम को 2 बजे जब धुआ जाता है तो तुमको सुबह में नहीं धुआ? हमको सिखा रहा है। घर से पिटाई खाया होगा, सुतल लग गया होगा, यहाँ के बहाना बना रहा है। तुम जो कर रहा है ना बुआ, बहुत पहले हम लोग वो कर चुके हैं, ठीक है? ऐसा सुनो बताते हैं, बोल रहा है कि नहीं धुआता है। ऐसा अगर एक है, अब भी नहीं, वो बिका गया, अगर उसको धोता ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक नस चढ़ जाता, यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे कितनों एक्सपीरियंस का ना हो। ऐसा ही है, बिका गया, उसी वजह से उसको बेच दिया गया, इसी वजह से उसको बेच दिया गया। यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम मत पूरा नस दिखने लगता था। ओए शांत रहो, अभी देखा कहाँ है? ऐसा ऐसा काम किए हुए। लेकिन फिर भी अगर रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो ओए, एक दिन भी अब्सेंट नहीं, ठीक है? जब कोई काम करना होता है और कोचिंग भी जाना होता है तो पहले उठना होता है कि हमको ये काम करना है और टाइम पे पहुंचना है। बैठो, साइलेंस। हाँ, कहानी सुना रहे थे, बीच में ही रोक दिया। चलो सुन, शांत रहो। कहाँ पर थे हम? हाँ, तो वो जब पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या जादू किए हैं कि तबीयत ठीक हो गया, तो वो नहीं बताओ, नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा। तो वो बताए, जो हम कुरान आपको दिए हैं उस कुरान के हर एक पेज पे थोड़ा थोड़ा मात्रा में जड़ी बूटी का लेप लगाया हुआ है, जो आपको ऐसे नॉर्मली पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो चीज़ लगा हुआ है। तो जब आप कुरान का हर एक पेज पढ़ते थे, एक पेज रोज़ दिन पढ़ते थे, तो उस दवा का जो सुगंध होता है वो आपके सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करता था। साइलेंस। बोल क्या रहे हो तुम लोग? एक सेकंड, अकेला कोई बोलेगा तब ना हमको सुनाई देगा, सब बोल रहा है, बोलो। अकेला वही बोलेगी। कथी नाम है? स्नेहा? नहीं, बोलो। क्या क्या बोल रही थी? 4 बोलो। अच्छा, ओ हाँ ठीक है, गजब हाल, ठीक है, समझ गया समझ गया। सुनो, जैसे कि चलो ठीक है, मान लेते हैं, अगर सुनो, अगर वो ऐसे पेज नहीं पलटे तो दोनों तरीका, दोनों इफेक्टिव था। चलो मान लेते हैं कि वो ऐसे ही पलटे, तो उस समय उनके तबीयत ठीक होने के पीछे दोनों इफेक्ट था, जो सांस के माध्यम से भी जाता और चाटते थे वो भी, ठीक। अब हमको ये चीज़ नहीं पता, शांत रहो, जरूरी थोड़ी है, अब हमको क्या पता, शांत रहो।
तो वो सोचे, सुनो, उसके बाद वो सोचे कि ये जो विश्वविद्यालय है, जो ये बिना हमको कोई दवा खिलाए इतना विद्वान है कि बिना कोई दवा खिलाए हमको ठीक कर सकता है, तो सोचो ये कितना, ये इस विद्यालय में बाकी जो हैं वो कितने विद्वान होंगे। तो इसलिए वो आदेश दिए अपना सेनापति को कि जाओ इस विद्यालय को ध्वस्त कर दो। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। समझ में आयो? हाँ, उसको तो नहीं। अरे अंदर कैसे चल गया? मैजिक। हाँ, दवा उसी के पेज। चलो हो गया, हो गया। इधर देखो, सुनो बुआ, हम उस समय नहीं थे। हो गया, हो गया, हो गया। गूगल कर लेना, चाहे दादा दादी होंगे उनसे पूछ लेना, ठीक है? नहीं पता हमको। अगले वर्ष, सुनो आगे देखो, अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो तुम पिटाएगा। बरियाती में आया, सीधा बैठो। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था, जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट पर दर्शन किया था। कहा यह जा रहा है, देखो ये बता रहे हैं कि अगर आप आज भारत के तट पर पहुंचते हैं तो ठीक वैसा ही अनुभव होगा जैसा कुछ वर्ष पहले सर विलियम जोन्स ने इंग्लैंड से भारत तक की अपनी समुद्री जहाज से यात्रा की थी, और उनको जैसा महसूस हुआ था वहां पहुंचने के बाद, दर्शन किया था, उस समय उनको जैसा महसूस हुआ था, उसी तरह आज भी अगर आप भारत के तट पे जाते हैं तो आपको भी वैसा ही महसूस होगा। ये कह रहे हैं, सुनिए उन्हीं के शब्दों में, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में। उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या मतलब संध्या के समय, अरे तू हट जा, संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। उन्होंने ये कह रहे हैं, आज ये तो हम बोले हैं। सर विलियम जोन्स के, सुनो, मैक्स मुलर जी बोल रहे हैं कि उन्हीं के शब्दों में सुनिए, यानी कि विलियम जोन्स के शब्दों में, विलियम जोन्स बोल रहे हैं कि जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में थी, वो भारत को जानना चाहते थे, भारत की यात्रा करना चाहते थे। पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। वो अगस्त के महीने में, 1783 ईस्वी के अगस्त के महीने में वो समुद्री यात्रा पर थे। कहाँ पहुँचने के लिए? भारत यात्रा कर रहा था। एक दिन संध्या यानी शाम के समय दिन भर में देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए, मतलब अब समुद्र से आ रहे हैं तो बहुत कुछ देखे होंगे, मछली देखे होंगे, जहाज वहाज हेन तेन पानी देखे होंगे, समुद्र में तो और कुछ दिखता नहीं है, तो जो कुछ भी वो देखे उन सभी के बारे में वो सोच रहे थे कि हाँ ये चीज़ हमको दिखा। जिस समय सोच ही रहे थे उसी समय वो पाए कि भारत अब ठीक मेरे सामने है, यानी सोच रहे थे उसी समय वो भारत पहुंच गए थे। भारत की तटों पर हमारे सामने था। फारस या ईरान, देखो बताए हैं ईरान का पुराना नाम क्या है, और उसी के नाम पर फारस की खाड़ी भी नाम दिया गया है। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। जैसे कि
देखो ये भारत का निचला छोर हुआ, यहाँ पे केरल हुआ, ये इधर तमिलनाडु है, ठीक है। यहाँ अगर कोई बोट है, इधर पाकिस्तान है यहाँ पे, और इसके इधर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के नीचे है ईरान, तो ईरान का ही नाम है फारस। और जो ईरान, जैसे मान लो इधर बनाते हैं कोई नया पेज पे ताकि आपको समझ में आए, ये मान लो ये भारत का तट हुआ, यहाँ पे ये केरल हुआ, इधर पे तमिलनाडु है, इधर केरल। अब जैसे यहाँ पर अगर है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और इधर अफगानिस्तान, और यहाँ पे ईरान है, और यहाँ पर जो खाड़ी है इसका नाम है फारस की, और एक यहाँ पर जो सागर है, जो पानी है, उसको बोला जाता है अरब सागर। तो ये फारस की खाड़ी बोला जा रहा है और ये अरब सागर बोला जा रहा है। तो कहा ये जा रहा है कि बाईं तरफ, बायां इधर, दायां इधर, बाईं तरफ क्या है, ईरान या फिर फारस की खाड़ी, और अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं मेरे नाव के पिछले छोर से टकरा रही थी। समझ में आयो? नाव के पिछले छोर से टकरा रही थी। अरे खुल जा, कहाँ पे थे? ये था ना, 24 में थे। नाव के पिछले छोर से टकरा रही थी। आगे देखो, एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्रों से चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि, मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, राज्य सरकारों, कानूनों या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपराओं, भाषा, लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि के दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखी जाती रही है। जैसे ही वो भारत में प्रवेश किए तो वो बोल रहे हैं कि भारत जो है वो ईरान, फारस की खाड़ी है, उसके बाद जो है भारत के जो नीचे है, पाकिस्तान के नीचे, वो अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे नाव के पिछले छोर से टकरा रही थी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एशिया की सुविस्तीर्ण, यानी एशिया के सबसे बड़े विस्तार वाला, यानी सबसे बड़ा, उस समय जो, आज ना भारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, अगर अभी के भारत में अगर जितना टूटा है सबको अगर जोड़ोगे तो सबसे बड़ा देश आपको लगेगा भारत। उधर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान दोनों को जोड़ दो, इधर से बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, जो भी है, क्या कहते हैं, फिलीपींस है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, सब। एक समय ऐसा था कि पूरा ऑस्ट्रेलिया तक भारत था। कंबोडिया में जो मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर, बहुत पुराना है। अगर सनातन, अगर वहाँ पे उस मंदिर में अगर शिव जी का या फिर विष्णु भगवान का अगर वो मंदिर है, इसका मतलब सनातन का रहा होगा वहाँ तक प्रसार। अभी इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है तो मस्जिद रहना चाहिए बड़ा, तो अंकोर वाट का मंदिर है, यानी किसी न किसी समय में तो वहाँ तक प्रसार रहा होगा ना। तो वो सबको अगर जोड़ोगे तो सबसे बड़ा कौन मिलेगा? भारत ही मिलेगा। कहाँ गया? तो वो ये बता रहे हैं कि जो भारत है ये हर चीज से संपन्न, कानून व्यवस्था देखिए, रीति रिवाज देखिए, समाज देखिए, धर्म देखिए, हर एक चीज से सुसंपन्न है। हर चीज में सर्वत्र सम्मान की दृष्टि, भारत ऐसा है जो हमेशा, जिसको हमेशा कोई भी सम्मान की दृष्टि से ही देखा जाता है। ठीक है, ये सब दृश्य भूमि को देख लीजिए या उत्पादन को देख लीजिए, मानव प्रतिभा को देख लीजिए, हर चीज के बारे में कहा यह जा रहा है कि भारत को सब सम्मान की नज़र से ही देखा जाएगा। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। ये आश्चर्यचकित है कि अभी तक भारत इतने सुसंपन्न होने के बावजूद भारत अभी तक कोई बड़े लाभ को प्राप्त नहीं कर पाया है। इसके लिए मैं देखो,
यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया। यानी ये जो बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र जो है, इतना अच्छा क्षेत्र है, हर चीज़ से संपन्न क्षेत्र है, इसको कोई बिना देखे अभी तक कैसे रह गया, किसी की आंखों से ये कैसे बचा रह गया, और कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। इतने बड़े क्षेत्र होने के बावजूद अभी तक कोई लाभ कैसे नहीं मिला। आगे देखो, भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, जब अपने जहाज के डेक, जहाज में एक बैठने का जो जगह होता है, जैसे एक तो खड़ा होने वाला होता है और एक थोड़ा ऊपर 1 फीट ऊपर 2-3 पटरा टाइप का रखा होता है, उसी को बोलते हैं डेक, जहाँ पे खड़ा होता है, दोनों नोक पर ना होता है थोड़ा सा, उसी को बोलते हैं डेक, जो आगे दोनों नोक पे होता है, हाँ, अब बीच में फिर रहता है, तो उसी को बोला जाता है डेक। जैसे अब बना के कैसे बताएं हम, ऐसे अगर मान लो नाव है तो इसके आगे थोड़ा सा ना रहता है ऐसे, जिस पर खड़ा होकर के वो चला, उसी को बोला जाता है डेक। पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा, सर जोन्स की उम्र, ध्यान रखिएगा, सर जोन्स की उम्र 37 वर्ष, सर जोन्स ने देखा था कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है, सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है। अपराहन पूर्वाहन होता है ना, अपराहन जानते हैं, अरे एम, अभी कितना बज रहा है, 8 AM, 8 बजने को होगा, 7:46 हो रहा है, 7:46 AM अपराहन यानी सुबह वाला, और PM हो गया यानी कि पूर्वाहन शाम वाला। तो अपराहन, वो लोग पूर्वाहन ना बोल करके वो लोग अपराहन और अपरांत बोलते हैं, यानी कि अपराहन का उल्टा अपरांत। तो सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है, यानी कि शाम वाला सागर में वो जाकर के डूब रहा है। अगर आप भारत से देखिएगा तो उस साइड जाकर के डूबेगा, अगर आप उस साइड से देखिएगा तो पता चलेगा और उधर जाकर के डूबेगा, तो इसलिए टाइमिंग का फर्क पड़ जाता है। अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो 6 बजे या फिर 7 बजे के आसपास सूर्य डूब जाता है, वही अगर कोई इंसान गुजरात से देखेगा तो 8 बजे जाकर के सूर्य डूबेगा। तो जो जहाँ से देखेगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब ज्योग्राफी में पढ़ना है आपको, भूगोल में ये चीज़ पढ़ा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। भूगोल खत्म हुआ है अभी तक नहीं हुआ है तो कैसे पूछ सकते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जैसे जो कोई भी मिसाइल ये सब होता है, कैसे उसको पता हो जाता है कि हमको यहीं गिरना है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताया जाता है। कोई भी मैप अगर लेकर के पहुंचता है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों अगर एग्जैक्ट अगर किसी को दे दिया जाए तो वो आपके दरवाजे पर आपके सामने पहुंच जाएगा, एकदम विजुअल में, बिना किसी से पूछे, अगर आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बता दिया जाए तो उनके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में परिणित कैसे किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई सोया हुआ है और सपना देख रहा है कि हाँ हम स्वर्ग में है, कितना अच्छा है, हमको फूलों वाला झूला पर झुलाया जा रहा है, इमेजिन हो गया। सेम शाम को सोए हुए हैं, हमारा बाराती निकल रहा है, शादी हो रहा है, इस तरह से साइलेंस। तो इस तरह से जो स्वप्न होता है, इस तरह से जो सपना होता है, जो उम्मीद होता है, सपना में जो खुशी होता है, वही खुशी ये जाहिर कर रहे हैं कि जब हम भारत पहुँचे तो सुनो ये क्या बोल रहे हैं कि जब हम भारत पहुँचे तो मुझे ऐसा लगा कि सुमधुर स्मृतियाँ, बहुत ही मीठे मीठे स्मृतियाँ हैं। स्मृतियाँ मतलब स्मारक जो बना हुआ होता है, बहुत बड़े बड़े मूर्ति ये सब होता है, स्टैचू ये सब, तथा उनके सामने भारत की आशा,
जगमगा रही है, यानी दिवाली के दिन रात में कैसे बॉल जगमगाता है, उस तरह से वो बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि सुप्रसिद्ध स्मृतियां भारत की आशा में जगमगा रही हैं एकदम। उसके बाद बोल रहे हैं इन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राटों मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान और भारत के जो सम्राट है, जैसे मान लो सम्राट अशोक हो गए, महाराज शिवाजी हो गए, इस तरह के छत्रपति शिवाजी या फिर महाराणा प्रताप, ये सब जितने भी सम्राट हैं उनको ऐसा लग रहा है कि वो अरे चुप रहो, वो ये बोले हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सभी सम्राट मेरे सामने खड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से, आभास नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे सामने ही हैं। समझ में आयो? कौन क्या बोल रहा था? कौन है पीछे? ये है, चपकाओ एक झपट, खींच के मारो, मारो मारो, खींच के मारो, खींचो, दांत चिया रहा है, मारो ना, खींचो। ओए चपकाओ इसको, तुम हाथ मारो मारो, एक थप्पड़ मारो, मारो उसको। दिख रहा है ना? दिख रहा है, दिख रहा है। नालायक, जब बता रहे होते तो बोलते हैं शांति से सुनो, जब हम रुक जाएंगे तब बोलना, समझे नहीं आता है। उसका नाम क्या है? ओए दोनों खड़ा हो, स्टैंड दोनों स्टैंड। और जो बात या स्थिति, बाकी यहाँ ध्यान दो, और जो बात या स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसी ही है, या यूं कहें कि आज भी वैसी हो ही सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की हैं, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ भी शेष नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि आप भारत में एक से बढ़कर एक शानदार काम कर सकते हैं, और जितने भी सम्राट ये सब हैं वो ये चीज़ नहीं समझें कि आज गंगा और सिंध के पुराने मैदानों में विजय करने के लिए उनके पास कुछ नहीं। पहले तो मैदानों में लड़ाई होता था, एक राज्य दूसरे राज्य से जीत जाता था, इसी तरह से होता है। जो भी खाली मैदान होता था वहाँ युद्ध होता था। गांधी मैदान, ये गांधी मैदान में युद्ध होगा रे। आगे तो ये था आपका भारत से हम क्या सीखें। आज भी आप भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गंगा और सिंध के मैदानों में आप कुछ भी विजय कर सकते। थैंक यू आएगा, शांत रहो। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, तो आपका काम क्या है समझो। इधर आपका काम है होमवर्क में सबसे पहला, सुनो, सारांश लिखना है। सबसे पहला। दूसरा काम क्या करना है? ओए, दूसरा काम ये है कि लेखक परिचय का या फिर पूरे चैप्टर से लेखक परिचय या संपूर्ण पाठ, संपूर्ण पाठ से 10 MCQ बनाना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। साइलेंस। 10 MCQ बनाना है। दूसरा काम ये, पहला सारांश, दूसरा 10 गो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। ऑप्शन वाला जो बहुविकल्पीय होता है वो खुद से बनाना है और उसका आंसर लिखना है, ठीक है, वो होना चाहिए।
तीसरा काम ये होना चाहिए, इसमें जो जो ग्रामर वाला क्वेश्चन है, जैसे मान लो शब्दार्थ याद कर सकते हैं आप, शब्दार्थ तो आपको पता ही होना चाहिए हर एक चैप्टर का ये चीज। उसके बाद इसमें जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब जो शब्द हैं उसको छांटिए और पहचानिए कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है। ये सभी काम होना चाहिए। अगले दिन हम एगो ये चेक करेंगे सारांश, अगले दिन हम सारांश सबका चेक करेंगे, जो नहीं लाएगा कुटाएगा। और अगले दिन, हाँ सिर्फ सारांश हम अगले दिन चेक करेंगे, और अगले दिन जो इसका एक्सरसाइज है वो बताएंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अगर पूछना है कुछ तो पूछो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग जब अभी 6 महीना वाला एग्जाम चल रहा है स्कूल में, तो आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो नए नए जो भी लोग हैं उन सबको बताइए इसके बारे में। और आने वाले समय में जनवरी के बाद आप लोग का प्रैक्टिस कराया जाएगा लाइव, आकर के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे, कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे उस तरह से। तो इसके बारे में बताइए, यूट्यूब और इंस्टा के बारे में आप लोग बताइए कि इस तरह से वहाँ पे तैयारी कराया जाता है। बाकी नए लोगों के पास शेयर कीजिए, और आप लोग भी देखा कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी करो। अच्छा क्या लगना है, लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।